नैन्सी अपने कमरे में आराम से बैठकर फोन चला रही होती है और रील देखकर हंस रही होती है। तभी वहाँ पर नैन्सी की सास उर्मिला आ जाती है और नैन्सी से बोलती है। नैन्सी बहू, क्या हो रहा है? बस रील देख रही थी। आप बताइए क्या हुआ? होना क्या है, मैं बोल रही हूँ कि कल मेरी 5 पेटियाँ आ रही हैं वापस। जी मुझे याद है, मेरी सारी बिन बिहाई नंदे कल घर आ रही हैं। तेरी शादी के बाद पहली बार 5 की 5 घर आ रही हैं, इसलिए उनकी सेवा में कोई भी कमी मत छोड़ना। चिंता मत कीजिए, मेरी 5 की 5 नंदों को किसी तरीके की कोई कमी महसूस नहीं होगी उनकी भाभी के राज में। बस यही उम्मीद है मेरी तुझसे बहू। जी माँ जी, आप बिल्कुल तसल्ली से रहिए, सब कुछ ठीक होगा। ठीक है, मैं बाजार जा रही हूँ, जरूरत का कुछ सामान लेकर आना है मुझे घर का। जी माँ जी। इतना कहकर नैन्सी फिर से फोन चलाने में बिजी हो जाती है और उर्मिला सामान लेने के लिए बाजार चली जाती है। अगले दिन सुबह सुबह ही घर में चहल पहल का माहौल बना हुआ था। नैन्सी सुबह से रसोई में अपनी 5 ननंद के आने की तैयारियां कर रही थी। थोड़ी ही देर बाद नैन्सी की नंदे रिचा, पूनम, प्रिया, माया और कोयल घर आ जाती हैं। नैन्सी एक एक करके अपनी 5 ननंद से मिलती है और सबको अपने हाथों का बना हुआ वेलकम ड्रिंक पीने के लिए देती है। और ड्रिंक पीते ही रिचा बोलती है, वाह भाभी, ये वेलकम ड्रिंक तो बहुत अच्छा है। कहाँ से बनाना सीखा आपने? वो क्या है ना दीदी, मुझे खाना बनाने का बहुत शौक है, इसलिए हर दिन कुछ न कुछ नया नया बनाती ही रहती हूँ। ये भी आज ही एक्सपेरिमेंट किया है। अच्छा, तो आप हमें एक्सपेरिमेंट की चीज खिला रही थी? अगर आपका एक्सपेरिमेंट फेल हो जाता तो हमारे मुंह का सारा टेस्ट ही खराब हो जाता। ऐसा कुछ नहीं है दीदी, मुझे पता था कि ये वेलकम ड्रिंक अच्छा ही बनेगा। ठीक है, भाभी खुद पे इतना यकीन नहीं होना चाहिए, गलती सबसे हो जाती है। अरे छोड़ो तुम सब, क्या बातें करने लग गई। बहू जाकर तू चाय नाश्ते की तैयारी कर। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें। इतना कहकर नैन्सी रसोई में जाती है और पहली ही मुलाकात में उसे अपनी 5 कवारी ननंद का स्वभाव भी पता चल जाता है। ये देखकर नैन्सी को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो इस बात को इग्नोर करते हुए चाय नाश्ते की तैयारियों में लग जाती है। कमी पेशी निकालते हुए जैसे तैसे करके 5 नंदे आराम से चाय नाश्ता कर लेती हैं। दिन गुजरते चले जाते हैं। अब अपनी 5 ननंद के घर आने की वजह से नैन्सी का काम पहले से बहुत ही ज्यादा बढ़ चुका था। 5 की 5 नंदे अपनी भाभी पर जमकर ऑर्डर चलाया करती थी, पर नैन्सी फिर भी उन 5 में से किसी से भी कोई बहस नहीं किया करती। ऐसे ही एक दिन नैन्सी के मायके से उसकी माँ का फोन आता है और कुछ देर बाद वो अपनी माँ से बात करने के बाद नैन्सी अपनी सास के पास आती है और बोलती है, माँ जी, मुझे आपसे कुछ बात करनी थी। हाँ बोलो बहू, क्या बात है? सब ठीक ठाक तो है ना? मेरी माँ की थोड़ी सी तबीयत खराब हो गई है और मेरी भाभी अपने मायके गई हुई है, तो क्या मैं 2 दिन के लिए अपने मायके चली जाऊँ? इससे पहले कि उर्मिला कुछ बोल पाती, तभी नैन्सी की 5 नंदे टपक पड़ती हैं और बारी बारी करके बोलती हैं, अगर आपकी भाभी मायके गई है तो उन्हें बुला लो ना। उन्हें बोलो कि उनके ससुराल वालों को उनकी जरूरत है। और नहीं तो क्या, आपका अपने मायके जाना इतना जरूरी क्यों है? आपको पता होना चाहिए ना कि आपकी भी 5 ननंद है, आपके घर आई हुई हैं और आप अपने मायके जाने की बात कर रही हैं। अगर हमारी सेवा नहीं करना चाहती हो भाभी तो साफ साफ बता दो, ऐसे बेहुदा बहाने क्यों बना रही हो? ये सारी की सारी ना आपकी और आपकी माँ की मिली भगत है, आपको आपके मायके बुलाने की। आप ये सब क्या बोल रही हैं? ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भला अपनी माँ को झूठा बीमार क्यों ही करूँगी? बस हमें सब पता है। देख रही हूँ ना माँ, 2 दिन में ही आपकी बहू की हालत पतली हो गई, अपनी 5 ननद की सेवा करते करते। दीदी, आप गलत समझ रही हैं। आप लोगों से जरा सा भी परेशान नहीं हूँ मैं। मेरी माँ को मेरी जरूरत है, इसलिए मैंने जाने की बात की है। अगर आपकी माँ को किसी की जरूरत है ना, तो है आपकी भाभी। उनसे बोलो कि अपने ससुराल वापस आ जाए अपने मायके से। माँ जी, आप खड़ी खड़ी देख क्या रही हैं? अरे आप कुछ बोल क्यों नहीं रही? आप मेरी सास है या फिर ये 5 नंद मेरी सास हैं? जो हम कह रहे हैं ना वही सही है, इसलिए तो माँ भी कुछ नहीं बोल रही हैं। और हाँ, आपको कोई जरूरत नहीं कहीं जाने की। अपनी 5 ननंद की बात सुनकर नैन्सी को तो बहुत ही ज्यादा बुरा लग जाता है, पर घर में ज्यादा कलेश न हो इस वजह से नैन्सी चुप रहती है और अपने कमरे में चली जाती है। दिन गुजरते जाते हैं। अब उर्मिला से ज्यादा नैन्सी को अपनी ननंद की बात माननी पड़ती थी। जैसा जैसा वो कहती, नैन्सी को वैसा वैसा ही करना पड़ता। ऐसी एक दिन परेशान हुई नैन्सी अपनी सास के कमरे में जाती है और बोलती है,
माँ जी, आप अपनी 5 बेटियों को कुछ सिखाती क्यों नहीं हो? जब देखो वो सास बनकर मेरे ऊपर रौब चलाती रहती हैं। अरे क्या घर में इतनी इज्जत बेटियों की है जितनी बहू की नहीं है? मेरी बेटियां थोड़े दिन के लिए इस घर में रहने के लिए आई हुई हैं, तो इसलिए ना वो जो कहती हैं और जैसा कहती हैं तू वैसा ही कर ले। ज्यादा जुबान चलाने की जरूरत नहीं है। अरे सब कुछ तो करती हूँ, फिर भी वो मुझे हमेशा बुरा भला कहती रहती हैं। क्या आपकी नजरों में हम दोनों बराबर नहीं हैं? ये सारी बातें ना बहू तू मेरी बेटियों के जाने के बाद करना। और वैसे भी मायके पर बेटियों का पूरा पूरा हक बनता है। कल को जब उनकी शादी हो जाएगी फिर कौन ही आएगा यहाँ? जिस दिन उनकी शादी होगी ना, तभी उन्हें अकल आएगी कि शादीशुदा होने के बाद क्या जिम्मेदारियाँ होती हैं और भाभी की इज्जत करना कितना जरूरी होता है। इतना कहकर नैन्सी गुस्से में अपनी सास के कमरे से बाहर आ जाती है। अब नैन्सी को इस बात का एहसास तो हो ही गया था कि उसकी सास हमेशा ही अपनी बेटियों की साइड लेती, इसलिए नैन्सी अपनी सास से कुछ भी कहना बंद कर देती है। वहीं दूसरी तरफ पांचों मिलकर नैन्सी पर खूब हुक्म चलाया करती। सारा दिन बेचारी पागलों की तरह काम किया करती और नंदे उससे काम करवाया करती, लेकिन फिर भी बेचारी की जरा भी तारीफ नहीं करती, उल्टा उसे सुनाती ही रहती और उसके काम में कमियां निकालती रहती। ऐसे एक दिन नैन्सी की थोड़ी तबीयत खराब हो जाती है और वो घर के काम को समय पर नहीं कर पाती, जिस पर पांचों नंदे उस पर भड़कते हुए बोलती हैं। भाभी, सारा का सारा दिन बस बिस्तर तोड़ने के अलावा आपके पास और कुछ काम है कि नहीं? जब देखो चादर तान के सोती ही रहती हो। अरे अगर इतना ही आराम करने का शौक था तो अपने माता पिता से बोल देती ना, दहेज में 2-4 नौकर भेज देते जो ससुराल आकर आपके हिस्से का काम कर सके। अरे उनके मायके वाले क्या देंगे? उनके पास है ही क्या? शादी भी उन्होंने कितनी मुश्किल से की थी उनकी। और नहीं तो क्या, फिर भी पता नहीं क्यों ये बार बार अपने मायके की तरफ भागती हैं, जबकि इनको ये नहीं पता कि उनके जीवन में ये सारा सुख सिर्फ और सिर्फ हम सब की वजह से है। बस बहुत हो गया। आप लोगों को किसने हक दिया है मेरे मायके वालों के बारे में कुछ बोलने का? भाभी, हम आपकी नंद है, इसका मतलब ये नहीं है कि आप कुछ भी बोलती रहोगी। कुछ भी बोलने का ये मतलब नहीं है कि आपके मुंह में जो आएगा आप वही बोल देंगी। वो मेरे मायके वाले हैं, आ गई बात समझ में? उनके बारे में मैं कुछ नहीं सुनूंगी। सुना नहीं है तो फिर उठकर काम कर लो, सारा घर गंदा पड़ा है, रसोई में खाना भी बनाना है अभी। मेरी तबीयत खराब थी, इसलिए मैं काम समय पर नहीं कर पाई। और आप पांचों की पांचों क्या कर रही हैं? ये घर आपका भी तो है ना, आप भी तो काम कर सकती हो ना। अगर भाभी के होते हुए ननद को काम करना पड़े तो फिर कुंवारी ननद होने का फायदा ही क्या है हमें? तो अपने घर जाकर काम नहीं करोगी तो क्या वहाँ पर भी माँ जी आप लोगों के साथ 10 नौकर भेजेंगी? जितनी जुबान चला रही हो ना भाभी, उससे ज्यादा हाथ चलाओगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। नहीं कर रही मैं कोई काम। अगर आपको करना है तो कर लीजिए, वरना जब मैं ठीक हो जाऊंगी तब मैं अपने यहाँ कर लूंगी। ऐसे ही नैन्सी अपनी पांचों ननंद के साथ बहस कर लेती है और पांचों की पांचों पैर धमकाती हुई नैन्सी के कमरे से बाहर आ जाती हैं और मुंह फुलाकर बैठ जाती हैं। जिसके बाद उर्मिला अपनी बेटियों के पास जाती है और उनके नाराज होने का कारण पूछती है। एक एक करके पांचों बहनें नैन्सी के खिलाफ जहर उगलना शुरू कर देती हैं। अपनी बेटियों की बात सुनकर उर्मिला को नैन्सी पर बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो नैन्सी के कमरे में जाती है और नैन्सी को खींचकर एक थप्पड़ लगाती है और बोलती है, तेरी हिम्मत कैसे हुई बहू मेरी बेटियों से सवाल जवाब करने की, उन्हें इतना भला बुरा कहने की? माँ जी, आपकी बेटी ने मुझसे जो कहा आपको उससे कोई फर्क नहीं पड़ा क्या? बेटी है वो इस घर की, कुछ भी बोल सकती है, हक है उनका पूरा इस घर पर। मैं इस घर की बेटी नहीं हूँ क्या? या फिर मैं किसी और की बेटी नहीं हूँ? अपनी ये बकवास बंद कर और जाकर मेरी बेटियों से माफी मांग। तूने इन सब का बहुत दिल दुखाया है। और उन सब ने जो मेरा दिल दुखाया उसका क्या? उस बात की तो कोई वैल्यू ही नहीं है आपकी नजरों में। जितना कहा है उतना कर, जाकर माफी मांग मेरी बेटियों से, वरना मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। वरना मैं तुझे तेरे मायके भेज दूंगी, वहाँ देती रहना जवाब अपने माता पिता और रिश्तेदारों को। उर्मिला की बात सुनकर न चाहते हुए भी नैन्सी को अपनी पांचों नंदों से हाथ जोड़कर माफी मांगनी पड़ जाती है। पांचों नंदे उस पर रोब चलाती है और मुस्कुराती हैं और माफी को स्वीकार कर लेती हैं। दिन गुजरते जाते हैं। ऋचा, कोयल, पूनम, प्रिया और माया अपनी भाभी को दिन रात बस ऐसे ही तंग किया करती और बेवजह उसे ही सुनाती रहा करती। ये सब कुछ ऐसे ही चलता रहा, लेकिन बेचारी नैन्सी ना तो अपने लिए वो अपनी ननद से कुछ कह पाती और ना ही अब अपनी सास को कुछ कहती। वक्त गुजरता जाता है। गुजरते वक्त के साथ एक एक करके पांचों बहनों की शादियां हो जाती हैं। पांचों की पांचों ससुराल पहुंच जाती हैं
और पांचों के साथ ठीक वैसे ही उनके ससुराल में होता है जैसा वो मायके में अपनी भाभी के साथ किया करती थी। कहीं न कहीं उन पांचों को ही अब अपनी गलतियों का एहसास होने लगता है। एक लंबे वक्त के बाद पांचों बेटियां एक बार फिर से अपने मायके आई हैं, जहां नैन्सी हमेशा की तरह उनका दिल से स्वागत करती है और बोलती है, आप सभी के ससुराल में सब ठीक तो चल रहा है ना? किसी तरीके की कोई दिक्कत परेशानी तो नहीं है ना दीदी? सब ठीक चल रहा है भाभी। हम पांचों की पांचों ना आपसे कुछ कहना चाहती हैं। क्या हुआ, बताइए ना, क्या बात है? कुछ चाहिए था आप पांचों को? हाँ चाहिए भाभी। बताओ ना, क्या चाहिए आप पांचों को? बात ये है भाभी, हम पांचों आपसे माफी मांगना चाहते हैं। हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हाँ भाभी, अपने अपने ससुराल जाकर हमें ये चीज समझ आ गई है कि बहू बेटी में फर्क करना कितना ज्यादा गलत होता है। अब जब जिम्मेदारियों ने हमें घेरा है ना, तब हमें पता चला है कि आप अकेले हम पांचों कैसे संभालती थी और हम पांचों आपके साथ कैसा व्यवहार करते थे। हमें माफ कर दो भाभी, हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई। आप माफी मांग रही है, कोई बात नहीं। वक्त के साथ हर इंसान को अपनी गलती का एहसास हो ही जाता है। आप पांचों का भी हो गया, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। थैंक यू भाभी। अब आपको किसी चीज की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर आप अपने मायके जाना चाहती हैं, तो आप खुशी खुशी चली जाइए। बिल्कुल, हम पांचों यहाँ पे सब कुछ संभाल लेंगे। आप बेफिक्र होकर जा सकती हैं। हमारी वजह से ना आप अपने मायके भी नहीं जा सकती थी। अब आपको जितना वक्त वहाँ रहना ना, आप रह सकती हैं। नहीं नहीं, मुझे कहीं नहीं जाना। मैं आप लोगों के साथ यहाँ पर बहुत खुश हूँ। बहू तूने सबको तो माफ कर दिया, अब अपनी इस सास को भी माफ कर दे। कहीं न कहीं बेटियों के मुंह में अंधी होकर मैंने तुझे समझने की कोशिश ही नहीं की। आप ये क्या बोल रही हैं? बड़े भी कभी छोटों से माफी मांगते हैं क्या? जो हुआ आप सब उससे भूल जाइए। अब से हम सब मिलकर एक साथ खुशी खुशी रहेंगे। आखिरकार देर से ही पांचों नंदों को आखिरकार अपनी गलतियों का एहसास हो जाता है, लेकिन ससुराल जाने के बाद। इसके बाद पांचों नंदे अपने आप को सुधार लेती हैं और जब भी वो कभी नैन्सी के घर आती हैं, तो घर पर कोई भी गृह कलेश तो बिल्कुल नहीं होता। बस घर में खुशियों का माहौल होता है। मधुपुर गांव में मोहन अपनी पत्नी रत्ना के साथ हंसी खुशी रहा करता था। मोहन बहुत ही मेहनती था, लेकिन एक रोज मोहन उदास घर आता है। अरे आप इस वक्त यहाँ? क्या हुआ? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? आज आप जल्दी घर नहीं आ गए? हाँ भाग्यवान, आ गए, लेकिन साथ में एक बुरी खबर भी है। अजी, ये आप क्या बोल रहे हैं? कैसी खबर? क्या हुआ? सब ठीक तो है ना? मुझे डर लग रहा है। बताइए क्या हुआ ऐसा, और आप इतना परेशान क्यों हैं? क्या बताऊं भाग्यवान, मुझे मेरे मालिक ने काम से निकाल दिया, वो भी इसलिए क्योंकि आज मैं काम पे देर से पहुंचा। जी, ये क्या कह रहे हैं आप? अगर आप काम नहीं करेंगे तो घर कैसे चलेगा? हमारे पास जो थोड़ी सी जमीन है, उसमें हम सब्जियां उगाकर उसे चंदन से बेचते हैं, और वो भी उन ताजी सब्जियों का सही दाम नहीं देता। मुझे भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि आखिर क्या किया जाए। कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। अब क्या कर सकते हैं? जो किस्मत में लिखा है उसे हम टाल भी तो नहीं सकते हैं। हाँ, हम ऐसा कर सकते हैं कि हम दोनों मिलके खेतों में काम करते हैं और अच्छी सब्जियां आएगी तो उसे बेच देंगे। और सुनो, तुमने एक काम करना, जमींदार साहब के पास जाना और पैसे ले आना, और उनको बता भी देना कि चंदन दुगने दाम में सब्जी बेचता है, तो हमें कम पैसे क्यों मिलते हैं। जी, मैं आज भी जब जमींदार जी से पैसे लेने जाऊंगी तो उनसे सब्जियों के पैसे को लेकर बात करूंगी। अब देर शाम रत्ना जमींदार के घर पहुंचती है, जहां जमींदार तो रत्ना को नहीं मिलता, लेकिन जमींदार की पत्नी कमला रत्ना को मिलती है। ये ले तेरी सब्जियों के पैसे रत्ना। और हाँ, आजकल तेरी सब्जियों की शिकायतें भी बहुत आ रही हैं। अब अगली बार तेरी सब्जी की शिकायत आई ना, तो याद रख, मैं तुझे पैसे नहीं दूंगी। जी, मैं ध्यान रखूंगी, लेकिन मैंने तो आज भी सब्जियां देख कर दी थी। अरे, तो तुम कहना क्या चाहती हो? मालकिन झूठ बोल रही है? नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं कहा। वैसे मैं मालकिन जमींदार साहब से मिलने आई थी, लेकिन अब वो है नहीं, तो आपसे ही कहना पड़ रहा है। थोड़े आप सब्जियों के रेट बढ़ा कर देती तो। अरे मालकिन, इसे देखो जरा, यहाँ कमाई हो नहीं रही है, लेकिन इसे अपनी सब्जियों के पूरे पैसे चाहिए। अरे मैं तो ये कह रही थी कि चंदन तो हमें दिए दामों से बहुत अधिक दामों में सब्जियां बेच रहा है, तो फिर हमें ही क्यों कम पैसे मिल रहे हैं? बहुत जुबान नहीं चलने लगी है तेरी रत्ना। तू अब अपने गांव के जमींदार से अपनी सब्जियों के ज्यादा पैसे मांग रही है। भूल मत, जितनी भी तेरी जमीन है ना,
उससे ज्यादा तो हमारा आंगन है। मुझे जो सही लगा मैंने बस वही कहा, और इसमें गलत क्या है? ये तो सच है कि चंदन गांव में सबसे महंगी सब्जी बेचता है। चंदन इसकी जुबान को ज्यादा ही चल रही है, तो कल से तू इसके यहाँ से सब्जियाँ नहीं लाएगा। खुद जब सर पर सब्जी की टोकरी लिए घूमेगी ना, तब इसे पता चलेगा कि हम किस मेहनत के पैसे ले रहे हैं। ठीक है, तो कल से मैं खुद अपनी सब्जियां बेच कर आया करूंगी। अब रत्ना वहाँ से सीधे घर आती है और अपने पति मोहन से कहती है, जी सुनिए, कल से हम दोनों इस छोटे से खेत में खूब मेहनत करेंगे और खुद ही अपनी सब्जियां बेचेंगे। लेकिन जमींदार जी ने ऐसा क्या कह दिया जो तुम खुद की सब्जियां बेचने की बात कर रही हो? वहाँ तो वो चंदन था और उसने कहा कि वो सब्जियों के दाम नहीं बढ़ाने वाला, इसलिए हमें खुद ही सब्जियां बेचनी होगी। और तो और जमींदारनी ने भी मुझे काफी सुनाया। ठीक है, हम कल से ना सब्जियों की खेती करेंगे और ज्यादा मेहनत करेंगे, और मैं सब्जियों को घूम घूम कर बेच भी आया करूँगा। अब अगले ही रोज से रत्ना और मोहन खूब मेहनत करने लगते हैं। साथ ही अपने खेतों की सब्जियों को मोहन खुद बेचने निकलता है। सब्जी वाले, ताजी ताजी सब्जी, सब्जी ले लो, सब्जी, सब्जी वाले सब्जी। अरे मोहन, क्या बात है, तेरी सब्जियां हमने लेनी क्या बंद कर दी? तू सीधे बाजार सब्जी बेचने आ गया? हाँ चंदन, अब क्या कर सकते हैं, अब पेट पालने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। चंदन सूखी और सड़ी सब्जियां बेचा करता था, लेकिन गांव वाले भी उससे सब्जी इसीलिए लेने को मजबूर थे क्योंकि पूरे गांव में चंदन ही अकेला सब्जियां बेचने वाला था, जिसे खरीदने वो लोग आते जिनके पास जमीनें थी ही नहीं। लेकिन अब चंदन की बराबरी करने मोहन आ चुका था और वो देखता है कि लोग मोहन की हरी हरी ताजी सब्जियों की तरफ ही जा रहे हैं। अरे वाह, क्या बात है, सस्ते में बेच दिया, लेकिन अच्छी खासी कमाई हुई है। अगर ये रोज इसी तरह सब्जियां बेचने आने लगा तो क्या मेरी सब्जियां मैं अपनी भैंस धन्नो को खिलाऊंगा? नहीं नहीं, मुझे कुछ करना होगा, नहीं तो मेरा इस गांव से नामो निशान मिट जाएगा जो मैं इतने समय से राज करता आ रहा हूँ। अरे वाह, क्या बात है, आज पहले ही दिन आपकी तो सारी सब्जियां बिक गईं। हाँ भाग्यवान, सारी सब्जियां बिक चुकी है, और जमींदार जी हमें जितना पैसा देते थे ना महीने का, अरे उससे ज्यादा पैसा हुआ है। और वो चंदन है ना, वो भी था, उसका तो मुंह बन गया था। उसे तो बस अब सबक मिलेगा। बस अब आप अपने काम पर ध्यान लगाइए रखना, बाकी तो सब ऊपर वाला देख रहा है, क्योंकि अब वो चंदन चुप नहीं बैठने वाला है और वो आपको और हमारी सब्जियों को नुकसान पहुंचाने का सोच ही रहा होगा। हाँ, ये तो तुम ठीक कह रही हो भाग्यवान, मैं चंदन से ना ज्यादा से ज्यादा दूर रहूंगा। अब चंदन जमींदार ने कमला के पास पहुंचकर सारी बातें बताता है। ऐसा क्या, अब तो हमें इस मोहन और उसकी पत्नी रत्ना को सबक सिखाना ही होगा। कल तू सब्जी बेचने नहीं जाएगा, जो मैं कहती हूँ ना वो करना चंदन। अब अगले ही रोज मोहन जब सब्जियां लेकर पहुंचता है तो वो देखता है वहाँ चंदन नहीं है और लोग भी मोहन को सब्जियां लाता देखकर उसकी तरफ बढ़ते हैं और कुछ ही देर में मोहन की सारी सब्जियां खत्म हो जाती है। अरे क्या बात है, आज तो चंदन आया ही नहीं, और उसके ना रहते मेरी सारी सब्जियां ऐसे बिक गई जैसे कोई जादू हो गया हो। भाई, मुझे समझ आ गया है कि जमींदारनी बस मेरा इस्तेमाल कर रही थी और अब से मैं उनके लिए कुछ काम नहीं कर सकता। चलो ये तो अच्छा है कि तुमको देर से ही समझ आई, लेकिन समझ तो आया कि कौन सही है कौन गलत। ठीक है भैया, इसलिए आज से मैं सब्जी नहीं लाया हूँ। अब से तुम गांव वालों को सस्ती और अच्छी सब्जियां बेचते रहो। अच्छा चंदन सुन, ये पालक ले ले, यही बचा हुआ है, ये ना बहुत ताजी है, खा के देखियो, मजा आएगा तुझे बना के। और हाँ सुना, कभी किसी चीज की दिक्कत हो तो बेहिचक मेरे पास आ जाइयो, ठीक है? तेरा भाई अभी जिंदा है। बहुत बहुत धन्यवाद मोहन भैया। अब मोहन भी खुशी खुशी घर आता है और सारी बातें अपनी पत्नी रत्ना को बताता है। रत्ना मोहन की ये बातें सुनकर कहती है, नहीं, मैं नहीं मान सकती हूँ कि चंदन इतना सुधर गया है। अरे देर से ही सही, लेकिन उसकी आंखों में दिखाई दिया कि वो सच में दुखी था। लेकिन अब अगले ही दिन कमला मोहन के घर पहुंचती है। अरे मोहन, ये तूने क्या किया? चंदन को रास्ते से हटाने के लिए तूने उसे जहर वाला पालक दिया। नहीं नहीं जमींदारनी जी, आप ये कैसी बातें कर रही हो? अरे देख कैसी हालत हो गई है इसकी, देख रहे हो ना आप लोग? गांव वालों, ये जहरीली सब्जियां बेचकर गांव के लोगों को मौत के मुंह में धकेल रहा है। नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ये सब झूठ कह रहा है ये। अरे कल ही तो मेरे पास रोता हुआ आया था और मुझे कह रहा था कि जमींदारनी जी की असलियत पता चल चुकी है इसे। अब गांव के लोग भी मोहन के खिलाफ हो जाते हैं
तभी वहाँ जमींदार जी का आना होता है, जो काफी समय से गांव के बाहर गए हुए थे। अब जमींदार अपनी पत्नी कमला से कहता है, चंदन और कमला दोनों की ही सोची समझी साजिश है ये। मैंने कल रात ही इस नाटक के बारे में दोनों की बात सुनी थी। हाँ जमींदार जी, मैं कब से गाँव वालों को समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, भला मैं इनके साथ ऐसा क्यों करूँगा। आपने ये अच्छा नहीं किया, अपनी ही बीवी को लोगों के सामने बदनाम कर रहे हो आप। चल अब अपने मुंह से ही बता इन लोगों को कि आखिर तू ये सब क्यों ही कर रहा था। ये सब मैं इसलिए कर रहा था ताकि गांव वालों के सामने मोहन की छवि खराब हो और पूरे गांव में मेरे सिवा कोई और सब्जी बेच ही ना पाए। और मैंने ही अपनी पत्नी और चंदन की इस बात को सबके सामने इसलिए रखा क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि एक ईमानदार और मेहनती किसान पर दाग लगे। उस दिन के बाद से मोहन सस्ती सब्जियों वाले के नाम से गांव भर में मशहूर हो जाता है और चंदन की महंगी खराब सब्जियों को कोई पूछता भी नहीं, जिसकी वजह से वो सब्जियां बेचना ही छोड़ देता है।